चलिए अब लेते हैं प्रश्न संख्या 20 पर पहुंच गए हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए लेते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ लीजिए ज़रा। प्रश्न नंबर 20 को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए सवाल में क्या है। 7:20। एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ को जिसमें L है, C है, R है और सप्लाई है परिवर्ती आवृत्ति वाले स्रोत से जोड़ा गया। स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिस पर धारा आयाम अधिकतम है, इस अधिकतम मान को निकालिए। ठीक, तो मतलब ये भी सवाल आपका किया हुआ है। ठीक, कर देते हैं इसको हल। ये भी है, परिपथ में LCR परिपथ है, LCR और जो वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान है वो बताया गया VRMS 230 वोल्ट। ठीक, तो अधिकतम आयाम कब होगा? अधिकतम है, इसका मान बताइए। जब परिपथ अनुनाद की स्थिति में होगा, यानी परिपथ की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति होगी जिसको ओमेगा R लिख देते हैं। ये होता है LC के बराबर। ठीक, और L के C के इन सब के मान हैं। L का मान देखो कितना है, L है 0.12 हेनरी। C का मान है 480 नैनो फेराड। नैनो मतलब 10 की पावर -9 फेराड। और R का मान है 23 यानी 23 ओम। ठीक, तो अनुनाद की स्थिति में आ जाने पर, ठीक है, कितनी धारा इसमें बहेगी, स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है, पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा। देखो ये रहा। ठीक, अब अनुनाद की स्थिति में धारा, अब देखते हैं धारा कितनी होती है। ये होती है बस VRMS/R अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में ये कब होता है? जब XL बराबर XC होता है। ठीक, ऐसे हो जाता है ये। तो परिणामी प्रतिबाधा में Z में XL और XC एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये होता है। अब यहाँ पर सीधे सीधे पता लग गया कि धारा का RMS मान, धारा का RMS मान 230/23 कितना बन गया? 10 एम्पियर। और धारा का आयाम कितना हो गया? शिखर मान कितना हो गया? ये हो गया 10 वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे, शिखर मान आ जाएगा। ठीक, ये हम जान रहे हैं। अभी आया स्रोत की वह आवृत्ति कितनी है जिसके लिए परिपथ द्वारा अवशोषित माध्य शक्ति अधिकतम है। एक ही बात है, माध्य शक्ति अधिकतम होगी यहीं पर होगी। माध्य शक्ति, माध्य शक्ति क्या होती है? देखो, P माध्य ये होती है IRMS²R। जब धारा अधिकतम होगी तो शक्ति भी अधिकतम होगी, धारा अधिकतम होगी शक्ति भी अधिकतम होगी। ठीक, तो माध्य शक्ति अधिकतम होगी कब? जब ये कहानी होगी। ठीक, तो आवृत्ति का मान जो है कितना आ रहा है? इस आवृत्ति का मान जो है देखो ओमेगा R, ये वैल्यू आ रही है। यहाँ से हल करके मान रखने पर ये वैल्यू आ रही है कितनी? ये वैल्यू आ रही है 4167 रेडियन प्रति सेकंड। और आवृत्ति देखें तो कितनी आ रही है? 2 पाई न्यू वाले सूत्र से
ये आ रही है 663 यानी 663 हर्ट्ज, ये आ रही है दोनों। ठीक, सूत्र क्या है आप जानते हैं, ओमेगा आर 2 पाई न्यू होता है। ठीक है, ये बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके बाद स्रोत किस आवृत्ति के लिए परिपथ को स्थानांतरित शक्ति अनुनादी शक्ति की आधी है। ठीक, किस आवृत्ति के लिए परिपथ को स्थानांतरित शक्ति अनुनादी शक्ति की आधी है। अनुनादी शक्ति की आधी जो है कब होगी, यह है देखो अनुनाद की तीक्ष्णता। इस पर हमें आवृत्ति निकालनी पड़ेगी, किस आवृत्ति पर शक्ति आधी है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन, आवृत्ति का परिवर्तन होता है अनुनाद में, वो कितना होता है, वो होता है डेल्टा ओमेगा, ये होता है R/2L। ठीक, इसे अगर हल कर लें तो हमें ये डेल्टा ओमेगा मिल जाता है, और इस डेल्टा ओमेगा को इसमें जोड़ते हैं और इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि आवृत्ति जो है इतनी घट बढ़ जाती है अनुनाद की तीक्ष्णता पर, जहाँ पर शक्ति आधी हो जाती है। ठीक, तो उस केस में हम इस चीज़ को निकाल लें और इसको घटा दें तो हमें दो आवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक कम एक ज़्यादा। इस डेल्टा ओमेगा को इसमें जोड़ दें और घटा दें तो हमें दो आवृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, एक होती है 648 और एक होती है 678। ठीक, यानी ये मामला कहाँ पहुँच गया, ये मामला पहुँच गया अनुनाद की तीक्ष्णता पर। अब यहाँ पूछा गया है क्यू कारक कितना है। क्यू कारक यानी क्वालिटी फैक्टर, ये होता है ओमेगा L/R। इसमें जो ओमेगा लगता है, इसमें ओमेगा ये लगता है, ये वाला ओमेगा लगता है, यानी अनुनादी आवृत्ति का इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक, ये आ गई हर्ट्ज, ये भी हर्ट्ज में आई है। ठीक, यानी ओमेगा निकाल के उससे हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का अंतर निकाल के ये कर देते हैं। लिख सकते हैं इसको बदल सकते हैं। देखो ओमेगा है ना ये, तो क्या करें, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 पाई डेल्टा न्यू, 2 पाई डेल्टा न्यू कर सकते हैं। तो डेल्टा न्यू का मान आएगा, डेल्टा न्यू का मान इसमें जोड़ेंगे इसमें घटाएंगे तो दो मान प्राप्त होंगे। देखो ठीक, यानी इतनी आवृत्ति का फर्क है तो शक्ति आधी हो जाएगी। शक्ति आधी होने से मतलब क्या हो गया, ये जो RMS का मान है, ये RMS का मान वर्गमूल 2 गुना हो जाएगा। तो ये शक्ति क्या होगी, ये P माध्य है ना बटे 2 हो जाएगी। ठीक, और ये ऐसी स्थिति में होगा। ऐसे में जो क्वालिटी फैक्टर है अगर उसका मान निकालेंगे तो ये आएगा 21.7, मान रख देते हैं 21.7 आएगा ये मान। ओमेगा L भाई यार, ओमेगा ये रहा, L वो रहा, R वो रहा, सब कुछ मालूम है तो यहाँ रख देंगे इसको। ठीक, यानी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। ठीक, क्योंकि हमारे ज़्यादातर सवाल हो चुके हैं और हम समझ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर क्या करना है। ठीक, तो सीधे सूत्र बता दे रहा हूँ आपको, मान रख लो आप, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं 21 की तरफ। LCR परिपथ, LCR परिपथ पर खोज करें। LCR परिपथ पर जितने भी सवाल यहाँ हुए हैं, प्रश्न हुए हैं, उनको अच्छे से करें। 4-5 क्वेश्चन है NCERT में, सबको अच्छे से करें, क्योंकि LCR परिपथ ही बोर्ड के एग्ज़ाम में या परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। और जितना NCERT में दे दिया गया बहुत है वो, उससे आपका प्रश्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 7-21 में। ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, आसान सा सवाल है ये भी। 7-21 में चलें। एक श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए LCR अनुनादी आवृत्ति तथा Q कारक निकालिए। परिपथ के अनुनाद की तीक्ष्णता को सुधारने की इच्छा से अर्ध उच्चिष्ट पर पूर्ण चौड़ाई को 2 गुना घटा दिया जाता है। इसके लिए उचित उपाय क्या किए जाएंगे। देखिए क्यू कारक को डबल करना है, तो क्यू कारक को डबल करना है तो क्यू कारक कितना होता है, क्वालिटी फैक्टर, ये होता है ओमेगा L/R। अगर इसको 2 गुना करना है तो R को आधा कर देते हैं, तो Q डैश है ना 2Q है ना, ये हो गया। देखिए ठीक, जब
जब R जो है आधा हो जाए, आधा कर दिया जाए, बस सीधा सा उत्तर हो गया। ये तो हो गया Q कारक, यानी Q कारक क्वालिटी फैक्टर को डबल करना है तो R को आधा कर दो, देखो डबल हो जाएगा ये। ठीक, एक तो ये हो गया। एक ये कह रहा है अनुनादी आवृत्ति निकालिए। अब अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालते हैं अपन, ये होती है 1/वर्गमूल LC। अब L के और C के मान हैं, चलो मैं रख देता हूँ ये मान, है ना। L का मान है 3, C का मान है 27 माइक्रोफराड। 3 27 और ये हो गया 10 की घात -6। अब ये हो गया 1/9 और ये हो गया 10 की घात -3, ये बन गया 1000/9। ठीक, तो ये कितनी बन जाएगी 1.1, ये बनेगी 111 रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं, 111 रेडियन पर सेकंड बन गई। अनुनादी आवृत्ति निकालने का सिंपल सा तरीका है। ठीक, बस इतना ही प्रश्न है, बस अनुनादी आवृत्ति निकालिए। Q कारक को सुधारने के लिए R को आधा कर दीजिए, वो डबल हो जाएगा। ठीक, 2 गुना करना है उसको प्रश्न में। ये छोटा सा सवाल है, आगे चलते हैं। 21 हो गया, 22 की तरफ बढ़ते हैं। सात 22 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ABCD। ठीक, तो A है, B है, C है, D है और E तक है मामला। ये देखो, एक एक को पढ़ के उत्तर देना है। बस उत्तर क्या देना है, बताना है, सोचना है, विचारणीय प्रश्न है, विचार करना है। कैसे, देखिए, क्या किसी ऐसी परिपथ में प्रयुक्त तात्क्षणिक वोल्टता परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए अवयवों के सिरों पर तात्क्षणिक वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है? क्या यही बात RMS वोल्टता पर भी लागू होती है? तात्क्षणिक वोल्टता बराबर होती है। तात्क्षणिक वोल्टता में देखो हम लिखते हैं LCR परिपथ में हम क्या लिखते हैं, VM sin ओमेगा t, हम लिखते हैं IR प्लस Q/C प्लस LDI/dt। ये तात्क्षणिक वोल्टता है, तो ये तो बराबर होती है सभी वोल्टताओं का योग, जो वोल्टता हमने दे रखी है उसके बराबर होता है। लेकिन RMS पर ये बात लागू नहीं है। हम लिख देंगे RMS वोल्टता पर, वोल्टेज लिख देते हैं, वोल्टता पर लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि वह फेजर से प्राप्त होती है और उसका मान होता है VM बराबर VC माइनस VL का वर्ग और VR का वर्ग, वो इसके अनुसार होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जोड़ा नहीं गया है, ये सदिश निरूपित करके जोड़ा गया है, सदिश में निरूपण है। RMS वोल्टता पर ये बात लागू होती है और तात्कालिक वोल्टता पर ये बात लागू होती है। यानी तात्कालिक वोल्टता बीजगणितीय वोल्टताओं के योग के बराबर है, जो स्रोत की वोल्टता हमने दे रखी है उसके, और वहाँ पे वो उनके सदिश निरूपण करने के बाद जो योग बनता है सदिशों का, उसके बराबर होती है। तो यानी तात्कालिक वोल्टता जो हमने दे रखी है, जो प्रयुक्त वोल्टता है, वो बीजगणितीय योग के बराबर है सबकी। ये सबकी तात्कालिक वोल्टताएं हैं, यानी तात्कालिक वोल्टताओं पर बीजगणितीय योग का नियम लागू है, श्रेणी परिपथ में है, लेकिन RMS पर लागू नहीं है। ओके, ये हो गया पहले सवाल का उत्तर। अब देखते हैं B में क्या कहता है। प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का उपयोग करते हैं। प्रेरण कुंडली के प्राथमिक परिपथ में एक संधारित्र का उपयोग करते हैं। प्रेरण कुंडली क्या होती है? प्रेरण कुंडली की बात कर रहा है। देखो प्रेरण कुंडली, अब मैं बनाता हूं प्रेरण कुंडली, प्रेरण कुंडली, है ना, इसको समझ लें। प्रेरण कुंडली में 2 कोयल होती हैं, एक ये वाली, एक इसके ऊपर होती है चढ़ी हुई ऐसे, ठीक। एक में धारा प्रवाहित करते हैं
ऐसे इसमें धारा डाल देते हैं। इसमें प्रेरण की वजह से धारा उत्पन्न होती है, और जो इस कुंडली में धारा उत्पन्न होती है इसमें यहाँ बहुत थोड़ा सा गैप कर देते हैं। इससे क्या होता है, स्पार्क होता है, स्पार्क, चिंगारी। ठीक, तो कहता है कि जो निर्दिष्ट धारा है यहाँ पर एक संधारित्र लगा होता है। ये क्यों लगा होता है, इसकी ज़रूरत क्या है? ठीक, जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं और यहाँ प्रेरित धारा होती है और यहाँ स्पार्क होता है, स्पार्किंग के बाद ऊर्जा वापस संचयित हो जाए संधारित्र में, यानी स्पार्किंग हो गई, ऊर्जा का अक्षय ना हो, नुकसान ना हो, ये वापस संधारित्र में संचयित हो जाए। संधारित्र क्या करता है, जैसे ही कोई सर्किट बंद होता है वैसे ही ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है, तुरंत ऊर्जा का नुकसान नहीं होता। तो ऊर्जा का नुकसान या ऊर्जाओं के नुकसान से बचने के लिए निर्गत या प्रयुक्त परिपथ में जिसमें धारा भेजी जाती है, ठीक, निर्गत नहीं, निवेशी परिपथ, निर्गत परिपथ नहीं, निर्गत परिपथ में तो स्पार्क है, निवेशी परिपथ में एक संधारित्र लगा दिया जाता है ताकि ऊर्जा का नुकसान ना हो। ठीक, ऊर्जा को वो संचित रख सके, आवेश को संचित रख सके। ठीक, और प्रेरण कुंडली का दूसरा नाम होता है स्पार्क कोयल, चिंगारी उत्पन्न करने वाली कोयल। ठीक, ये चीज़ है। हालांकि ये पूरी तरह क्या चीज़ है, उसकी जो पूरी कार्यविधि है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमारा मतलब सिर्फ यहाँ जो है निवेशी परिपथ में संधारित्र क्यों है, ऊर्जा को संचित करने के लिए है। ठीक, अब आया सी वाला पार्ट। सी में कहता है एक प्रयुक्त वोल्टता संकेत एक डीसी वोल्टता तथा उच्च आवृत्ति के एसी वोल्टता के अध्यारोपण से निर्मित है। परिपथ में एक श्रेणीबद्ध प्रेरक तथा संधारित्र निर्मित हैं। दर्शाइए कि डीसी संकेत एसी तथा एसी संकेत एल के सिरों पर प्रकट होगा। ये हम कर चुके हैं। अगर बहुत अधिक आवृत्ति होती है, ठीक, तो क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर होता है बहुत अधिक आवृत्ति पर, कैपेसिटर में क्या होता है कि जो एक्सी होती है वो होती है 1/ωc। बहुत अधिक आवृत्ति पर एक्सी 0 हो जाता है क्योंकि आवृत्ति बहुत अधिक हो गई। ठीक, तो एक्सी 0 हो जाता है तो ये प्रतिबाधा उत्पन्न नहीं करता। ठीक, तो डीसी वोल्टता इसके ऊपर आ जाएगी, जितनी भी डीसी वोल्टता होगी अपने ऊपर ले लेगा, ये उसे स्टोर कर लेगा, डीसी वोल्टता को ये स्टोर कर लेता है। क्योंकि जब एक्सी 0 हो गया तो इसका मतलब इसकी प्रतिबाधा नहीं रही। अब एसी परिपथ का जो गुण है इसमें, एसी की वजह से होने वाली जो वोल्टता में परिवर्तन है, ठीक, वो नहीं रहा, वो ना के बराबर हो गया। ठीक, तो क्या होगा, इससे डीसी इस पर दिखाई दे जाएगी, ये डीसी को बता देगा। अब अगर एक्सएल की बात करें, प्रेरक लगा दें ओमेगा एल, तो ये बहुत अधिक हो गया। देखो ओमेगा बहुत अधिक है तो एक्सएल का मान बहुत अधिक है। एक्सएल का मान बहुत अधिक है तो क्या होगा, सारी की सारी एसी की वोल्टता को ये ले लेगा क्योंकि एक्सएल का मान बहुत अधिक हो गया। तो एसी वोल्टता को ये ले लेगा क्योंकि सारी की सारी वोल्टता इसको मिल जानी है, फिर आवृत्ति अधिक हो गई तो एसी की वोल्टता को ये ले लेगा। तो यानी अगर आवृत्ति अधिक कर दूं और परिपथ में 2 वोल्टताएं हों, एक डीसी एक एसी, तो संधारित्र पर कौन सी वोल्टता दिखाई देगी, डीसी वाली। ठीक, और प्रेरक पे कौन सी दिखाई देगी, एसी वाली। क्यों, क्योंकि एक्सी का मान 0 हो गया अधिक आवृत्ति पर, अधिक आवृत्ति बढ़ी एक्सी 0 हो गया, तो इसका मतलब एसी वोल्टता को नहीं लेगा, ये ना के बराबर लेगा। अब एक्सएल का मान बहुत अधिक हो गया, ओमेगा बहुत हो गया, आवृत्ति बहुत हो गई तो एक्सएल का मान बहुत बढ़ गया, ये एसी वोल्टता को ले लेगा। तो इसका मतलब डीसी वोल्टता को कौन ले लेगा, संधारित्र, और एसी वोल्टता को कौन ले लेगा, प्रेरक। ठीक, लगभग ऐसा होगा, तो ये कहना चाहता है। अब आई बात डी में। अब डी में चलते हैं, इस पे आते हैं। डी में क्या कहना चाहता है, देखिए, एक लैंप से श्रेणी क्रम में जुड़ी चौक जो कि डीसी लाइन से जोड़ा गया, लैंप तेजी से चमकता है। चौक में लोह क्रोड को प्रवेश कराने पर लैंप की दीप्ति में कोई अंतर पड़ता है। यदि एक एसी लाइन से लैंप का संयोजन किया जाए तो तदा अनुसार प्रेक्षणों की प्रवृत्ति कीजिए। बात एक ही है। देखिए, अगर हम प्रेरक में कोई लोह क्रोड डाल देते हैं तो उसका एल बहुत बढ़ जाता है। एल बढ़ जाने की वजह से परिपथ में एक्सएल का मान बढ़ जाता है। एक्सएल का मान बढ़ जाने से परिपथ की प्रतिबाधा
बढ़ जाती है, तो धारा कम हो जाती है। तो क्या होता है, जो लैंप है, लैंप की चमक घट जाती है, लैंप की चमक कम हो जाती है। धारा कम होने से लैंप लाइट कम देगा तो चमक घट जाती है, सीधी सी बात यह है। ये हम उदाहरण में भी कर चुके हैं कि प्रेरक था, उसमें हमने लोहे की रॉड डाली, लैंप जल रहा था साथ में, तो उससे एल का मान बढ़ गया, धारा कम हो गई तो लैंप की चमक घट गई। हमने उदाहरण में भी पढ़ लिया था। एलआर सर्किट पर आधारित बात है ये। एसी मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चौक कुंडली की आवश्यकता क्यों होती है? चौक कुंडली के स्थान पर सामान्य प्रतिरोधक का उपयोग क्यों नहीं होता? एसी मेंस के साथ कार्य करने वाली फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रयुक्त चौक कुंडली की आवश्यकता क्यों होती है? चुंबकीय क्षेत्र, चौक कुंडली क्या करेगी? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र एसी मेंस के साथ लगाने के लिए चौक कुंडली की आवश्यकता होती है। चौक कुंडली एक कोयल होती है, सीधी सी बात है। कोयल को ही, लिपटी हुई कोयल को ही चौक कुंडली जैसी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो उसमें ऊर्जा संरक्षित हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षित हो जाती है तो इसके लिए क्या होता है कि सारी की सारी वोल्टता उस फ्लोरोसेंट ट्यूब को ना मिल जाए, कहीं वो जल ना जाए, इसलिए क्या होता है, चौक कोयल लगा लेते हैं, चौक कुंडली लगा लेते हैं, ताकि जैसे एकदम से करंट आती है तो करंट क्या होती है, पहले चौक में यानी प्रेरक में अवशोषित हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे फ्लोरोसेंट ट्यूब को मिलने लगती है। अगर सारी की सारी वोल्टता एकदम से फ्लोरोसेंट ट्यूब को दे दें तो वो जल जाएगी, ठीक। तो ये थे कुछ विचारणीय प्रश्न, ठीक। 22 नंबर। अब चलते हैं आगे। अब आया 23 नंबर, 7-23। सात तेईस में क्या कहता है, आपने इसे पढ़ लिया होगा। एक शक्ति संप्रेषण लाइन अपचाई ट्रांसफार्मर में जिसकी प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं, 2300 वोल्ट पर शक्ति निवेशित करती है। 230 की निर्गत शक्ति प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली में कितने फेरे होने चाहिए? ट्रांसफार्मर पर है, देखिए। प्राथमिक कुंडली में वोल्टता, द्वितीयक कुंडली में वोल्टता, प्राथमिक कुंडली में फेरे, द्वितीयक कुंडली में फेरे, ये रहा। तो प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टता है वो 2300 है, यानी ये है 2300, और ये कितनी है, ये है 230। द्वितीयक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरे हैं 4000, ठीक। तो द्वितीयक कुंडली में कितने फेरे होंगे? तो अब इसे हल कर लें, देखो कितने फेरे होंगे, जरा बताओ बताओ बताओ। ये होंगे 400, हल करने पे आ जाएगा 400, बस ये हो गया उत्तर। भाई 0 0 23 23 काट कूट लें अपना, ठीक कर लें तो 400 आ जाएगा मान, ठीक है। यानी अपचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन जो वोल्टता को कम करता है, तो फेरों की संख्या कम होगी, सही बात है, और क्या। अब चलते हैं अगले सवाल पर, 24 नंबर के सवाल पर। सात 24। एक जल विद्युत संयंत्र, शक्ति संयंत्र में जल दाब शीर्ष 300 मीटर की ऊंचाई पर है तथा उपलब्ध जल प्रवाह 100 घन मीटर प्रति सेकंड है। यदि टरबाइन जनरेटर की दक्षता 60% है तो संयंत्र से उपलब्ध विद्युत शक्ति का आकलन कीजिए। अब देखिए क्या होता है कि ऊपर से पानी गिरता है और ये पानी गिरता है टरबाइन के ऊपर, टरबाइन की पत्ती के ऊपर, पंख के ऊपर, ब्लेड के ऊपर। तो mgh जो ऊर्जा होती है, mgh स्थितिज ऊर्जा, वही बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। टरबाइन उससे घूमती है, उससे जनरेटर घूमता है, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के mgh ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, ठीक। इसका 60% विद्युत ऊर्जा बनती है, ठीक।
अब 60% विद्युत ऊर्जा बनती है, तो ये हो गई विद्युत ऊर्जा, इसे मान लेते हैं ई और इसे कह देते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक, अब हमें इसकी शक्ति बनानी है। क्या बनाना है? हमें इसकी शक्ति बनानी है। तो समय से कुछ थोड़े से समय से भाग कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा समय लगा देते हैं, डेल्टा टी। ठीक, ये बन गई शक्ति। दोनों तरफ डेल्टा टी से थोड़े समय से भाग कर दिया, 1 सेकंड से भाग कर दिया या कोई भी समय ले लिया, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर ये जो चीज़ है, देखो द्रव्यमान किस दर से 1 सेकंड में कितना द्रव्यमान गिर रहा है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। द्रव्यमान कितना है हमारे पास? ये है 100 घन मीटर प्रति सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना द्रव्यमान गिरेगा? तो ये होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन 100 प्रति घन मीटर प्रति सेकंड, घनत्व पानी का 1000 होता है किलोग्राम पर क्यूबिक घन मीटर। जी का मान 9.8 होता है। ये जो समय है 1 सेकंड लगा दिया गया, m डेल्टा टी, किलोग्राम प्रति सेकंड हो गया। यहाँ भी इसको 1 सेकंड लगा दिया गया, तो ये क्या बन गई? पावर बन गई। 60/100 ये दक्षता लगा दी हमने, ये बन गई पावर, यानी ये बन गई शक्ति। ई शक्ति, पावर लिख देते हैं, विद्युत शक्ति को पावर लिख देते हैं। देखो पी लिख देते हैं इसको। ठीक, ये लो, इसे लिख दिया मैंने शक्ति। पी पावर है ना, ये हो गया शक्ति। देखो इसे हल कर दिया हमने, तो ये हल करने के बाद कितना आ गया? ये हल करने के बाद आ रहा है 176 मेगावाट। 176 यानी 9 सते 9 सिक्की 54, 10 सिक्की 60। अब ये जो चीज़ है 176, 1 मिनट देखते हैं। 300 मीटर की ऊंचाई, ये जो h है इसका मान लगाते हैं 300 मीटर। देखो ये छूट गया था हमसे, mgh, mg ये रहा, देखो ये रहा आयतन 1 सेकंड का, घनत्व और ये g, ये हो गया mg, और ये हो गया h, ये हो गया दक्षता। तो कुल मिला के जो p का मान आ रहा है, शक्ति कह रहे हैं इसको, ये आ रहा है 176 मेगावाट। 176 और यहाँ आएगा 10 की घात -6 वाट। इसको लिखते हैं मेगावाट। तो कितना बन गया? 176 मेगावाट। ये हो गया आंसर। मेगा क्यों लगा? 10 की पावर 6 की वजह से लगा देते हैं पावर में मेगावाट। मेगावाट। ठीक, तो यानी mgh और दक्षता कितनी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही है, ये है सूत्र। और इसे समय से भाग करें, 1 सेकंड से भाग करें दोनों तरफ, तो क्या बन जाती है? शक्ति। यानी ऊर्जा, एकांक समय में कितनी ऊर्जा बन रही है, ये शक्ति हो जाती है। ठीक, एकांक समय में क्या क्या कार्य, ये भी शक्ति हो जाती है। ठीक है, वही हो रहा है कि गुरुत्वीय बलों द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति में बदल रहा है। यानी एकांक समय में गुरुत्वीय बलों द्वारा किया गया कार्य एकांक समय में आई हुई स्थितिज ऊर्जा किस में बदल गई? शक्ति में बदल गई। ये सीधी सी बात है। तो ये हो चुका 23 नंबर। अब चलते हैं आगे, 24 नंबर हो गया, अब चलेंगे 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर का सवाल क्या है, जरा देखते हैं। सात 25 है ना। चलिए ठीक है, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7:25 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाले किसी विद्युत संयंत्र से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे कस्बे में 220 वोल्ट पर 800 किलोवोल्ट शक्ति की आवश्यकता है। ठीक, अब देखिए ये बिजली घर है।
अब तुम्हें ये बिजली घर का मिस्त्री बना देगा। देखो ये सवाल अगर तुमने इसे समझा तो तुम समझ लोगे कि बिजली मिल कैसे रही है, बिजली आ कैसे रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 440 वोल्ट पर शक्ति उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र। तो यहाँ बना रहा हूँ देखो विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र, ये बन गया विद्युत संयंत्र। और यहाँ से जो शक्ति मिल रही है मुझे, वो मिल रही है मुझे 440 वोल्ट पर मिल रही है आगे। और ये मैंने एक कस्बे को दे रखी है। यहाँ जो कस्बा है, ये कस्बा है, देखो ये कस्बा, ये है कस्बा, ये हो गया ठीक। इसको कस्बा जो ले रहा है वो ले रहा है 220 वोल्ट। ये जो ले रहा है ये 220 वोल्ट ले रहा है। और ये जो पावर ले रहा है ये ले रहा है 800 किलोवाट। कितनी पावर ले रहा है? 800 किलोवाट ठीक। तो यहाँ पर जो धारा है, जितनी धारा ये ले रहा है वो मुझे मालूम पड़ जाएगी। यहाँ धारा का मान निकाल लूँ अगर मैं, तो पावर होती है VI ठीक। तो धारा देखो कितनी धारा ले रहा है, ये जरा पता करो। पावर बटे V, पावर कितनी है? 800 किलो, 10 की घात 3 लगा दिया, और ये है 220, ये धारा है। कस्बे में इतनी धारा जा रही है, दे रहे हैं धारा का ये मान है ठीक। अब इसके बाद यहाँ से ये पावर भेजी जा रही है, और जिस रास्ते से ये पावर भेजी जा रही है वो जो तार है, यहाँ से यहाँ तक जो तार है, ये इस तार से ये धारा भेजी जा रही है। इन तारों में 15 किलोमीटर, तो इन तारों में प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध बनेगा दोनों तारों का, जरा देखें ठीक। दोनों तारों का जो प्रतिरोध बनेगा, R जो है, ये वाला R और ये वाला R, आधा ओम प्रति किलोमीटर है। तो कितना बनेगा ऊपर का R? 7.5 ओम बनेगा, और नीचे का भी 7.5 ओम बनेगा। और ये परिपथ पूरी तरह पूरा कर दिया जाएगा ठीक। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो हम वोल्टता देंगे वो कितने वोल्टता पर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ से बिजली भेजनी है। 440 वोल्ट पे हमारे पास बन रही है ठीक, और यहाँ हमें 220 वोल्ट पे चाहिए ठीक। तो अब ये बता रहा है, देखिए इस बारे में ये बता रहा है कि कस्बे को उप स्टेशन में लगे 4000 से 220 वोल्ट अपचाई ट्रांसफार्मर से लाइन द्वारा शक्ति पहुंचती है। यानी यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, कस्बे से ठीक पहले एक ट्रांसफार्मर है। ये रहा ट्रांसफार्मर, देखो यहाँ ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर है, ये लग गया ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है, इससे शक्ति पहुंचती है। ये जो चीज़ है ये क्या है? ट्रांसफार्मर ठीक। और ये ट्रांसफार्मर है कितने का? ये ट्रांसफार्मर है 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट वाला अपचाई ट्रांसफार्मर है ये ठीक। अब यहाँ पे 220 वोल्ट 4000 वोल्ट, तो कुल मिला के हमें देखना है कि ये जो धारा है जो 220 वोल्ट पे बनी हुई है ठीक, अगर इसे 4000 वोल्ट पे ले आऊँ तो ये धारा कितनी हो जाएगी? तो पावर जो होती है, शक्ति जो होती है वो कांस्टेंट होती है, वो नियत होती है। तो कितनी शक्ति है यहाँ पे? 800। अब 800 की शक्ति को मैं, 800 किलोवाट की शक्ति को मैं 4000 वोल्ट से भाग कर दूँ तो कितनी धारा आ जाएगी? ये धारा आ जाएगी, यहाँ मान लेता हूँ धारा को I1। ये I1 कितने आ जाएगी जरा देखें, ये बन जाएगी 2000 एम्पियर है ना। 4000 वोल्ट 800 200 एम्पियर बन जाएगी, ये बन जाएगी 200 एम्पियर। 4000 वोल्ट पे अगर इसे लेके जाऊं तो 200 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि ये 3 जो है इससे कट जाएगा और ये 200 एम्पियर हो जाएगी I1। यानी यहाँ पर जो धारा चल रही है वो 200 एम्पियर की धारा चल रही है यहाँ पर I1 का जो मान है। अब ये 200 एम्पियर की जो धारा है यहाँ तक आते आते कितना विभव खराब कर देगी, कितना विभवांतर खराब हो जाएगा इस प्रतिरोध के कारण। अब देखो
कितना प्रतिरोध है पूरा, 7.5 और 7.5, पूरा एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, समांतर में नहीं है, ये पूरा कंप्लीट परिपथ है। तो कितना विभव आ जाएगा, कितना विभव का अंतर आ जाएगा, कह रहा जी यहाँ का जो विभव का अंतर आएगा वो इसके अनुसार आएगा। यहाँ का विभव कितना हो जाएगा, यहाँ का विभव जो है मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा I1R के अनुसार, ये हो जाएगा 200 और 15, ये हो जाएगा 3000 वोल्ट। 3000 वोल्ट का विभव यहाँ से यहाँ तक धारा पहुँचाने में खराब हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे कितना वोल्ट चाहिए, 4000 वोल्ट चाहिए, तो मुझे कितना विभव यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ मुझे कितना विभव देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा मुझे 7000 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 3000 रास्ते में ख़राब हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मुझे एक ऐसा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा जो 440 से 7000 वोल्ट बना सके। यहाँ जो ट्रांसफार्मर मैं लगाऊंगा वो ऐसा लगाऊंगा ट्रांसफार्मर जो 440 से 7000 वोल्ट बना सके। ये वो ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर देखो यहाँ ऐसा लगाना पड़ेगा मुझे। ये लाइन नहीं हटानी, ये लाइन हटानी है, ये वाली देखो, ये देखो, ये आ गया। ठीक, यानी कितनी बिजली बनी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनी, 440 पे। यहाँ मैंने लगाया ऊंचाई ट्रांसफार्मर, कितने वोल्ट बना लिए, 7000 वोल्ट। 7000 वोल्ट मैंने यहाँ से भेजे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वोल्ट खत्म हो गए, इसमें से 3000 वोल्ट। तो कितने वोल्ट बचे इस ट्रांसफार्मर के पास, 4000 वोल्ट। 4000 वोल्ट को इसने बना दिया 220 वोल्ट। शक्ति कितनी मिली, 800 किलोवाट। ठीक, यानी अब जाके तुम्हें बिजली मिली है। अब तुम सारे सवालों के जवाब यहाँ से बता सकते हो। अब देखते हैं क्या पूछता है। ऊष्मा के रूप में लाइन में होने वाली शक्ति का अक्षय का आकलन कीजिए। ऊष्मा के रूप में शक्ति यहाँ होगी, ये 3000 वोल्ट लेगा। जो 3000 वोल्ट हुआ है ऊष्मा शक्ति, ऊष्मा अक्षय लिख देते हैं, 3000 वोल्ट हुई है और धारा चली है 200 एम्पियर पे, तो ये हो गई 600 किलो वाट। क्योंकि यहाँ इसको किलो बना देंगे, 600 किलो वाट हो गया। ये ऊष्मा अक्षय है। किसकी वजह से हुआ, इस प्रतिरोध की वजह से जो 3000 वोल्ट गिरे हैं और 200 एम्पियर की धारा यहाँ तक पास करानी पड़ी है, इसकी वजह से ये नुकसान हो गया। दूसरा सवाल, संयंत्र से कितनी शक्ति की आपूर्ति की जानी चाहिए यदि अक्षरण शक्ति द्वारा अक्षय नगण्य है, यानी लीक नहीं होती है शक्ति, तो कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कितनी शक्ति चाहिए हमें, 800। नुकसान कितना हुआ है, 600। तो संयंत्र से दी गई शक्ति, संयंत्र द्वारा निवेशित शक्ति कितनी हो जाएगी, 800 किलोवाट आगे चाहिए, 600 किलोवाट का नुकसान हुआ, तो ये मिलेगी 1400 किलोवाट। ये हमें चाहिए। ठीक, 1400 किलोवाट हमें देनी पड़ेगी। यहाँ से 6000 खराब हो जाएगी, इसमें 600 किलोवाट खराब हो जाएगी, 800 किलोवाट हमारे काम आ जाएगी। ठीक, संयंत्र के ऊंचाई ट्रांसफार्मर की विशेषता बताइए। संयंत्र का ऊंचाई ट्रांसफार्मर ये है, 440 से 7000 वोल्ट का ये संयंत्र है। संयंत्र पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। 440 से कितना बना देगा, 7000 वोल्ट। 7000 वोल्ट में से कितना खराब हो जाएगा, 3000 वोल्ट। आगे कितना पहुंचेगा, 4000 वोल्ट। 4000 वोल्ट वाला अपसाइड ट्रांसफार्मर कितना बना देगा, 220 वोल्ट। पावर 800 किलोवाट यहाँ रहेगी। धारा कितनी बहेगी, 200 एम्पियर। सारी बातें डन हो गई हैं, बिजली घर पूरा तैयार हो चुका है। ठीक, मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रश्न को, इस वीडियो को पीछे हटाकर एक बार फिर देख लो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है। ठीक, चलिए हो गया 25 नंबर। 26 नंबर का सवाल है, ये छोटा सा सवाल है, ये भी कर देंगे इसको भी। ठीक, 26 नंबर में, 26 नंबर में यही परिवर्तन करना है हमें। 26 नंबर में हमें यही परिवर्तन करना है, इसी में परिवर्तन करना है, इसी में चेंज कर देना है मैंने। 26 नंबर में ये क्या कह रहा है कि इसमें पहले ट्रांसफार्मर के स्थान पर 4000 से 220 वोल्ट का अपचाई ट्रांसफार्मर है।
पूर्व की अक्षरण कहानियों की माने मानिए, अतः समझाइए कि उच्च वोल्टता संप्रेषण अधिक वरीय है, यानी उच्च वोल्टता अधिक वरीय है। अब पहला जो ट्रांसफार्मर है वो 40,000 से 220 वोल्ट का है, 40,000 वोल्ट से 220। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये 40,000 से 220 का है। अब इसमें चेंज कर देता हूँ मैं सवाल में, ठीक। देखिए सारी चीज़ें बदलेंगी, शक्ति का नुकसान जो हुआ है वो कम पड़ जाएगा। ये कितना है, ये 40,000 वोल्ट कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे, ठीक। यही शक्ति है, तो धारा हो जाएगी 20 एम्पियर। आप समझ रहे हैं, 20 एम्पियर धारा हो जाएगी। 20 एम्पियर धारा होने से ये 300 वोल्ट का नुकसान हो जाएगा बस, क्योंकि IR ये नुकसान होता है, प्रतिरोध कितना है 15, 300 वोल्ट का नुकसान हो जाएगा, ठीक। 300 वोल्ट का नुकसान होने से यहाँ पर सिर्फ मुझे 440 से कितना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे मुझे चाहिए वोल्ट जो है 4,000, 40,000 मुझे यहाँ देने हैं, 300 यहाँ मुझे चाहिए 40,300 वोल्ट। और यहाँ से मुझे कितना देना है, यहाँ से मुझे देना है 440 वोल्ट। तो 440 वोल्ट से 40,300 वोल्ट का, ठीक, ट्रांसफार्मर मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा ऊंचाई 300 वोल्ट का। तो शक्ति का नुकसान कितना हो जाएगा, शक्ति का नुकसान देखो घट जाएगा, यहाँ से 3,000 वोल्ट नहीं रहा, और ये 20 एम्पियर की धारा कितना कम हो गया, देखो ये हो गया सिर्फ 6,000, यानी 6 किलोवाट, 6 किलोवाट का नुकसान हुआ, ठीक। यहाँ कितना बन गया 6 किलोवाट, ठीक। तो कुल मिला के नुकसान कितना, कुल पावर कितनी देनी पड़ेगी 806, बस 806 पावर देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के देख रहे हैं कि अगर यहाँ 40,000 वोल्ट से 220 वोल्ट कर दूं तो धारा घट जाएगी। धारा घटने की वजह से वोल्टता जो यहाँ खराब हो रही है राइल में वो कम पड़ जाएगी। उसकी वजह से जो शक्ति का नुकसान हो रहा है उष्मा में वो घट जाएगा। उसकी वजह से यहाँ से पावर कम देनी पड़ेगी, ठीक। तो कह रहा ये करके बताइए, हो गया, समझ गए बात को। तो यहाँ पर उच्च वोल्टता पर बिजली को, पावर को ट्रांसपोर्ट करने का फायदा है। क्यों, क्योंकि उसमें रास्ते में खराब होने वाली उष्मा में खराब होने वाली शक्ति कम होती है। वो आपने देख लिया, इसको 40,000 बना दिया तो ये धारा घट गई, देखो 200 के बजाय 20 रह गई है। तो वोल्टता कितनी खराब हुई, 3,000 के बजाय 300 हो गई, क्योंकि 20 और ये 15 प्रतिरोध है। तो 300 वोल्ट और 20 एम्पियर, ये शक्ति का नुकसान हुआ, 6 किलोवाट हुआ बस। पहले हो गया था 600 किलोवाट, 100 गुना कम हो गया, ठीक। तो ये था आखिरी सवाल, ओके। ये दोनों सवाल जो आखिरी के हैं 25 और 26, इनको अच्छे से करें, इनको समझें, ठीक। बाकी जब मैं आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या आंकिक प्रश्नों को दूंगा आपको, इस चैप्टर के बाद आगे मिलते जाएंगे आपको, वहाँ भी मैं लूँगा इन प्रश्नों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़े अच्छे सवाल हैं, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली क्लास में। ओके बाय।